So hello student, myself Anubhav Misra and this is yours the beautiful the channel SAIL यानी कि सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर। और उसके साथ साथ एक शानदार बैच में आपका स्वागत करता हूं जिसका नाम है एक कदम तैयारी का। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3, क्योंकि चैप्टर 3 हम स्टार्ट कर चुके थे जिसमें हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए थे। और आज ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे कि चैप्टर 3 पहले वही है, चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर तो वही है, थोड़ा सा पहले एक टर्म को समझ लेते हैं। टर्म कहता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, यानी कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, पहले उनको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, हमने ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जो है इसको बताया था हमने प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 3.2 में थोड़ा सा इसका यूज़ है, थोड़ा क्या इसका पूरा यूज़ है, तो इसलिए इसको बताना ज़रूरी था यहाँ पर फिर से एक बार, ताकि आपको फिर से एक बार रिमाइंड हो जाए। तो देख लेते हैं कंसिस्टेंट सबसे पहले। तो कंसिस्टेंट क्या है? कंसिस्टेंट जो है, ये कहिए कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन है, मैं लिख सकता हूँ एनी इक्वेशन। देखिए, जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो आपके माइंड में तुरंत ये बात होनी चाहिए कि इक्वेशन वो होते हैं जो कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जो जीरो के इक्वल हो, यानी कि वो उसका टर्म जो हो वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। जब भी मैं कहीं पर भी इक्वेशन लिखूँ आपके माइंड में ये बिल्कुल गूंजना चाहिए कि हाँ ठीक है, इसका मतलब यही होता है। फिर यहाँ में लिखा है कि एनी इक्वेशन, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? एनी इक्वेशन विच हैज लीस्ट अ सॉल्यूशन। देखिए, कोई भी एक इक्वेशन हो, कोई भी इक्वेशन हो, ये मतलब नहीं कि वो कुछ भी हो सकती है। कोई भी एक इक्वेशन हो, बस आपको इतना याद रखना है, इतना याद रखना है उसमें कि वो जो इक्वेशन होनी चाहिए वो इक्वेशन के जो हो उसका कम से कम लीस्ट, कम से कम सोल्यूशन एक तो होना चाहिए, एक सोल्यूशन कम से कम होना चाहिए। तो एक सोल्यूशन अब होगा किसमें, ये भी भाई सोचने वाली बात है कि ये होगा किसमें। जो एक इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये होगा किसमें? तो ये आपके होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो है जो लाइंस पैरेलल होती हैं, आपने पढ़ा होगा यूनिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और फिर हमने उसके पहले जो कंप्यूटर टेबल पढ़ाई थी उसमें बताया था यूनिक सॉल्यूशन एक बताया था। उसके बाद फिर हम बताया था कि नो सॉल्यूशंस होंगे और इन्फिनिटी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो आपके माइंड में ये तीनों बात होंगी। इसका मतलब ये है कि आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर a1/a2 इसको नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तब वो किसके यूनिक सोल्यूशन होगा। अब यूनिक सोल्यूशन होगा मतलब उसका एक तो सोल्यूशन होगा ही, यानी कि वो भी कंसिस्टेंट होगा। यानी कि मैं यहाँ कह सकता हूं कि यूनिक सोल्यूशन अगर है तब भी वो कंसिस्टेंट होगा। और उसके साथ साथ जब वो यूनिक सोल्यूशन के साथ साथ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, तब भी उसमें होंगे भाई, क्योंकि इनफाइनाइट हो या फिर एक हो, बात तो एक ही है तो कम से कम ना है। इसका मतलब अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन में कौन सी लाइन होती थी? इंटरसेक्शन लाइन होती थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। और इनफाइनाइट में कौन सी कॉन्सिडेंट लाइन होती है, कॉन्सिडेंट यानी कि एक ऊपर एक जा रही थी। और उसके साथ साथ यानी कि मेरा ये क्लियर हो रहा है कि अगर कोई कंसिस्टेंट टर्म है, अगर कोई कंसिस्टेंट टर्म है, तो मैं उसमें अगर ये फाइंड कर लूँ वो उसका जो इक्वेशन दी गई है वो उसके सोल्यूशन कितने सारे हैं। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा, अगर मान लीजिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए मैं इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ कि अगर a1/a2 जो है वो अगर नॉट इक्वल होगा b1/b2 के, तब आप बोल देंगे वो अलजेब्रिक इक्वेशन कैसा है, वो भी कैसा है, कंसिस्टेंट है। दूसरी बात यहाँ ये आती है कि अगर कोई टर्म मान लीजिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये भी है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तब भी वो कैसा है, वो भी क्या है, वो भी एक कंसिस्टेंट टर्म कहलाएगा। तो कंसिस्टेंट के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें? पहला तो आपको ये याद रखना है कि a1/a2 जो होगा वो नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, यानी कि जो a1/a2 होगा वो b1/b2 इक्वल नहीं होगा। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जो a1/a2 होगा अगर वो b1/b2 के इक्वल है, b1/b2 अगर c1/c2 के इक्वल है, तब भी आप वो चीजें कह देंगे कि वो एक कंसिस्टेंट टर्म है। तो अगर आपको अब पता चल गया होगा, अगर मैं आपको दो इक्वेशन दे दूं तो आप बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इससे पहले थोड़ा हम इनकंसिस्टेंट को देख लेते हैं। अब आप बस इतना याद रखिए
आपको कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट से इतना तो क्लियर हो ही रहा होगा कि कोई चीज अगर कॉन्सिस्टेंट होगी, कुछ भी कॉन्सिस्टेंट हो, तो वो क्या होगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा इनकॉन्सिस्टेंट के। तो अगर यहाँ पर उसके सोल्यूशन होने चाहिए तो वहां पर उसके सोल्यूशन नहीं होने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब पहले इनकॉन्सिस्टेंट देख लेते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट है क्या, इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। इनकॉन्सिस्टेंट बिल्कुल सेम होगा, मतलब क्या सेम क्या होगा, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट में क्या होगा, एन इक्वेशन, या कह सकते हैं एन इक्वेशन which has no, एक मिनट, which has no solution, यानी कि कोई भी एक इक्वेशन हो जिसके क्या हो, सॉल्यूशंस एक भी ना हो। यानी कि वो कैसे होगा, यानी कि वो जो इक्वेशन होगी वो उसका जो रेशियो होगा, जनरल स्टेटमेंट होगा, वो क्या होगा, वो होगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया कंपैरेटिव टेबल से। कहाँ से लिया, कंपैरेटिव टेबल से लिया। इसको हमने कहाँ से लिया, कंपैरेटिव टेबल से लिया। तो क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कंपैरेटिव टेबल होती क्या है, वहीं से हमने इसको लिया है कि a1/a2 जो होगा अगर वो b1/b2 के इक्वल में है, लेकिन जो b1/b2 और c1/c2 के इक्वल में नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो टर्म कैसा होगा, वो टर्म होगा इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट उसके कोई भी सोल्यूशंस नहीं होंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि जो कॉन्सिस्टेंट होगा उसके सोल्यूशन होने चाहिए, इनकॉन्सिस्टेंट होगा उसके सोल्यूशन नहीं होने चाहिए। तो ये जो टर्म है हमने यहीं से लिया है, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस। अब आप ये चीजें सीख चुके होंगे, कॉन्सिस्टेंट क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है। अगर मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँ तो कॉन्सिस्टेंट वो होता है जिसके सोल्यूशंस हो, एक हो, दो हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके सोल्यूशन होने चाहिए। इनकॉन्सिस्टेंट बिल्कुल जस्ट अपोजिट उसका होता है कि जो वो होगा उसका मतलब जो वो इनकॉन्सिस्टेंट होंगे उसके एक भी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, एक भी सॉल्यूशन उसका नहीं होगा, इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। और वो करेगा भी तो किस फॉर्म में करेगा, इरेशनल फॉर्म में करेगा। लेकिन हम रेशनल की बात करते हैं तो हम रेशनल को देखते हैं। तो अब यहाँ आप ये सीख चुके होंगे कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होता क्या है। इसके बाद हम लेकर आएंगे, इसके अगले वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या होता है। आप जो एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे, क्या देखेंगे, क्योंकि हमने एक्सरसाइज जो 3.1 है हमने वो पूरा सॉल्व कर लिया है। 3.2 यहाँ होगी 3.2, ठीक है, क्योंकि हमने 3.1 पूरा सॉल्व कर लिया है। इसके बाद आप देखेंगे 3.2, तब तक लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज कौन सी, 3.2, ठीक है। तो एक्सरसाइज देखते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है। अच्छा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं सॉल्व कराता हूँ तो कौन सी, एनसीईआरटी, क्या सॉल्व करता हूँ, एनसीईआरटी, यहाँ लिख देता हूँ CRT, एनसीईआरटी। पहले आप एनसीईआरटी देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका है क्या। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले लेकर आते हैं, वो है क्या। चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो लेकर आ चुके हैं। लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरेटिव टेबल, क्योंकि हमने कंपेरेटिव टेबल पढ़ा था, तो कह रहा है उसके आधार पर फाइंड द इक्वेशन, जो दो इक्वेशन दी गई इनको फाइंड करिए, किसके पैरेलल हैं, कॉन्सिडेंट हैं, यूनिक है, क्या है, वो आपको फाइंड करना है। तो कंपेरेटिव टेबल के बेस पर, तो कंपेरेटिव टेबल के बेस पर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, क्योंकि क्या है इसको देख लेते हैं। जब इसके बेस पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पहले a1/a2 के जो है पर्सपेक्टिव में निकालना पड़ेगा। तो चलिए उसके बेस पर निकाल लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि a1 है क्या। तो a1 है 5, चलिए यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं कि है क्या। यहाँ लिख देते हैं ऑन द बेसिस, या लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता क्या है। 5 यहाँ पर है, a1 है, यानी क्या लिख देता हूँ मैं 5। a2 क्या है, 7 है। अब यहाँ पर देखिए b1 क्या है, b1 है यहाँ पर 4, सॉरी -4 है, चलिए -4 हो जाएगा।
B2 क्या है 6 है। चलिए ठीक है, तो A1 हो गया, A1 अपॉन A2 हो गया, B1 अपॉन B2 होगा। चलिए थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा। तो A1 क्या है 5 है, A2 क्या है 7 है, B1 क्या है -4 है, B2 क्या है +6 है, +6 जो है प्लस का भी लिखा जाता है इसलिए 6 ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद फिर क्या है C1 क्या है, C1 है 8 है, C2 क्या है -9 है, और इक्वल टू 0 करिए या ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये जाएगा 2 से -2 3, ठीक है, बस इतना ही सॉल्व होगा। अब यहाँ हो जाएगा 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3 इज नॉट इक्वल टू 8/-9। इसका मतलब ये है कि जो A1 अपॉन A2 है, फिर से लिख देता हूँ मैं कि जो A1 अपॉन A2 है वो नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के। जब ऐसा चीज़ होता है कि जो A1 अपॉन A2 होता है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल में जब नहीं होता है, तब हम क्या बोल देते हैं, तब हम बोल देते हैं कि वो इक्वेशन कैसी इक्वेशन है, वो इक्वेशन यानी कि इसके कितने सारे सोल्यूशन होंगे, सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर ऐसे लाइन खींच देता हूँ, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे करके 1। अब आपको यहाँ पता चल जाएगा कि 1 का मतलब इसके से एक सोल्यूशन होंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। A1 क्या है 9 है, A2 क्या है 18 है, B1 क्या है 3 है, B2 क्या है 6 है, C1 क्या है 12 है, C2 क्या है 24 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 जा 12, 24, यानी कि हमारे पास आ गया 1/2, 1/2, 1/2, और ये आपस में इक्वल है क्योंकि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। और जब ये सभी आपस में इक्वल हैं तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि A1 अपॉन जो A1 अपॉन A2 है वो इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और ये इक्वल है C1 अपॉन C2 के। और ये होता किस में है, ये किस में होता है, ये होता है कॉन्सिडेंट लाइन में, यानी कि एक ऐसी लाइन यहाँ लिखा है ना कौन सी लाइन कॉन्सिडेंट है, तो सेकंड वाली लाइन, सेकंड वाला जो इक्वेशन है, सेकंड वाली जो लाइंस है, सेकंड वाले अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा फिर इसको मैं लाइन के फॉर्म में ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो कितनी कैसी लाइन आएगी कॉन्सिडेंट। कॉन्सिडेंट का मतलब कि जो ये इक्वेशन फॉलो करेगी वो नीचे वाली इक्वेशन भी यही फॉलो करेगी, बिल्कुल ऐसी लाइन एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर। तो यानी कि कैसे हो जाएगी कॉन्सिडेंट लाइन, यानी कि इसके कितने सारे सॉल्यूशंस अगर बात आती है कितने होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे इसके। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें हमने दो पार्ट को क्लियर किया। इसी तरह दो पार्ट और है उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन था। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है कि लिखा था कि बेसिस, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि लिखा है कि इस कंपैरेटिव टेबल के आधार पर पता करना है कौन सी लाइन कैसी है, पैरेलल है, कॉन्सिडेंट है, इनकॉन्सिडेंट है, कैसी है सबको पता करना है। जब हमने इसको सॉल्व किया A1 अपॉन A2 के फॉर्म में तो निकला कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल में नहीं है। जब ऐसा होगा तो एक सोल्यूशन होगा यानी कि यूनिक सोल्यूशन होंगे। यहाँ मैं एक और बात लिख देता हूँ, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशंस, बहुत सारे सोल्यूशंस होंगे। उसी तरह यहाँ की बात आती है, यहाँ भी देख रहे हैं आप A1 अपॉन A2 है जो है वो B1 अपॉन B2 के इक्वल में आ गया और B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 के इक्वल आ गया, तब भी वो ऐसा ही निकलेगा, यानी कि वो कैसा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। इसके बाद लाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो कहता, उसके बाद देखेंगे मतलब क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या कहता है उसको समझ लेते हैं और तब तक के लिए बने रहिए। चलिए क्वेश्चन लेके आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो। जो हमने रेशियो पढ़ा था A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 का जो रेशियो पढ़ा था वही कह रहा है कि उसके बेस पर फाइंड करिए कि जो दो आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि इसके पहले में हमने बताया था कि कोई चीज़ कंसिस्टेंट कैसे होती है, इनकंसिस्टेंट कैसे होती है, तो बस इसके बेस पर फाइंड कर लेना है। तो चलिए पहले ये वाला देख लेते हैं। अगर मैं A1 अपॉन A2 के लिखूं तो यहाँ हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा 2/-3 और यहाँ हो जाएगा, एक काम करिए अभी आपको नहीं समझ में आएगा ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप 5/8। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है 3/2 है ये नॉट इक्वल टू है 2/-3 के, और बस आप इतना ही करिए क्योंकि आप दो टर्म जब आपको पॉइंट मिल गया
अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो A1/A2 है वो नॉट इक्वल टू है B1/B2 के। जो A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल में नहीं है। तो जब ऐसा होगा तब क्या होगा, तब होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो A1/A2 है B1/B2 इक्वल नहीं है, तब ये कैसा होगा, यानी कि इसके एक सोल्यूशन होंगे। और अगर एक सोल्यूशन होगा, कम से कम सोल्यूशन तो है ना उसके पास, ये तो नहीं है ना कि नहीं है तो है। तो जब है तो वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं ये वाले क्वेश्चन में। ये वाला क्वेश्चन तो हो गया कि कंसिस्टेंट है। इसमें देखते हैं A1/A2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो 2/4 यहाँ हो जाएगा। A1/A2 फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2/4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -3/-6 -7/-9। अब आप यहाँ ये देख रहे हैं कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड इज नॉट इक्वल टू 7/9। यानी कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के इक्वल में है, लेकिन जो B1/B2 है वो C1/C2 के इक्वल में नहीं है। इसी चीज को मैं यहां लिख देता हूं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये होगा तब इसके एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। हमने आपको बताया था कि अगर ये ऐसा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए तो आपकी लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और जब लाइन पैरेलल हो जाती है तब उसके सोल्यूशंस एक भी नहीं आते, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लाइन नहीं आती, बिल्कुल पैरेलल, वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। ठीक है, फिजिक्स तो कहती है कि वो जाके इन्फिनिटी पर मिलती है, लेकिन मेरा मानना यह है कि क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूं तो मेरा मानना यह है कि वो कहीं पर नहीं मिलती है। तो जब कहीं पर नहीं मिलती है तब वो उसके कितने, तो उससे इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। यानी कि ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट ये वाला हो जाएगा और ये वाला कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आप ये जो क्वेश्चन है सेकंड वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का था, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। इसमें और सब पार्ट्स हैं, आप इसको देख लीजिए कैसे क्या है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज हो सकती है हो जाए फिनिश्ड। तो चलिए जो है एक्सरसाइज वही है, 3.2 ही है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कहता है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। कोई एक गार्डन है रेक्टेंगुलर। अब गार्डन का नाम सुनते ही बिल्कुल मन हरा भरा हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रेक्टेंगुलर गार्डन है कोई एक आयताकार में, आयताकार क्या, क्योंकि इतना मुझे हिंदी के लिए नहीं, बट ये बताया कि कोई रेक्टेंगुलर में है, कुछ इस शेप का है। ठीक है, कुछ यानी कि जिसकी जो लेंथ होगी वो बराबर होगी और ब्रेड्थ होगी वो थोड़ा छोटी होगी, इस प्रकार का कोई गार्डन है। मान लीजिए यहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ है ऐसे, यहाँ कोई भी एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ भी कोई, यहाँ भी कोई लड़की खड़ी हुई है, यहाँ भी कोई, और यहाँ भी कोई, और यहाँ भी कोई, बहुत सारा पूरा गार्डन भरा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है तो भरा हुआ है। तो पूरा गार्डन भरा हुआ है। अब ये कहने का मतलब है कि इस गार्डन का आपको डायमेंशन बताना है, यानी कि नहीं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। अब डायमेंशन आपको थोड़ा नहीं क्लियर होगा। डायमेंशन जो आप 11th में जाएंगे और 11th का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। क्लास 11th का एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, जो भी नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। कुछ लोग उसको बोलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, उस चैप्टर का नाम, लेकिन उस चैप्टर का जो एग्जैक्ट नाम है वो यूनिट एंड मेजरमेंट है। उसके अंदर आपको डायमेंशन सीखने को मिलेगा कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है। तो लेंथ का डायमेंशन होता है L2 से, मान लीजिए लेंथ किस में होगी, लेंथ में होगी या मीटर में होगी, तो M2 से मान लीजिए लेंथ किस में होगी, मीटर में होगी, और ब्रेथ किस में होगी, वो भी मीटर में होगी। तो इस तरह का आपको डायमेंशन वहाँ पर निकालने को मिलेगा। बहरहाल आपको यहाँ वो नहीं देखना, बस आपको ये देखना है कि डायमेंशन होता क्या है जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। मान लीजिए वो इतना ऑक्युपाई करे, दैट्स का डायमेंशन, इतना करेगा दैट्स का डायमेंशन। तो जितना ऑक्युपाई करेगा वो आपका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो और अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम में तोड़ मड़ोड़ के दिया गया है। कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है वो 4 ज़्यादा है विड्थ से। पहले इन दोनों की लेंथ और विड्थ को आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप 11th 10th में आ चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि विड्थ ब्रेथ होती है। क्या होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, पता भी होगा। और तो बात करते हैं, सबसे पहले लेंथ को एक बार लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्योंकि लेट करना बहुत जरूरी है। लेट द लेंथ बी x, और उसी तरह यहां पर हो जाएगा ब्रेथ
BREADTH, ब्रेथ क्या हो जाएगा y। तो कहता है जो लेंथ है उसकी, लेंथ कह रहा है, लेंथ हमें क्या एक्स, जो हमने लेंथ एक्स की कह रहा है, लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है, किसमें, विड्थ में 4 ज्यादा है, यानी कि y प्लस एक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कि जो लेंथ है हमारी, लेंथ हमारी एक्स है, वो 4 ज्यादा है, सर यहाँ 4 लिख देना हो क्योंकि यहाँ 4 है, एक्स लिखा हमने, वो क्या है 4 ज्यादा है, लेंथ क्या है 4 ज्यादा है, किसमें, यहाँ लिखा नहीं कि लेंथ जो है 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो विड्थ से क्या है 4 ज्यादा है, तो विड्थ से 4 ज्यादा है ना, तो विड्थ से 4 ज्यादा है, इसका मतलब जो लेंथ है हमारी वो विड्थ से 4 ज्यादा है। तो लेंथ अगर हमारी x है तो विड्थ से 4 ज्यादा है, तो अगर मैं विड्थ में 4 और जोड़ दूं, यानी कि अगर मैं जो ब्रेथ है, चौड़ाई है उसकी, चौड़ाई है उसकी, अगर मैं उसमें 4 और ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तब क्या मेरा मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं इसका। दूसरा कहता है कि मोर देन इट्स विड्थ इज 36 सेंटीमीटर, और फिर कहता है अगर मैं लेंथ और ब्रेथ को ऐड करता हूं तो आता है 36, यानी कि अगर मैं x और प्लस y करता हूं तो मेरा आता है 36। यहां से भी आप एक इक्वेशन बना सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन को अगर रीडिफाइन करना चाहें तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। तो ये हमारी दो इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ से मैं चाहें तो x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 20, यानी कि जो लेंथ हमारी 20 हो जाएगी। अगर लेंथ 20 है तो यहाँ आप 20 रख दीजिए, और इस साइड 20 ले जाएंगे तो यहाँ ऐसे ही आप समझ लीजिए कि x की 20 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और यहाँ आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, तो y इज इक्वल टू 16। इसका मतलब जो विड्थ है हमारी वो क्या है, विड्थ जो है हमारी वही करा ना, 4 ज्यादा है लेंथ, तो लेंथ 4 ज्यादा है ही है, 16 है, ये 20 है, 16 4 20, ऐसे ही समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी, ये इसको हमने सॉल्व किया है एलिमिनेशन मेथड से। इसके आगे लेक्चर बताऊंगा, बस आपको मेरा बताना उद्देश्य मेरा यही था, एम मेरा यही था कि आपको बता दूं, क्योंकि आपको क्लियर नहीं होगा। तो जो इसकी लेंथ है वो है 20 और ये क्या है 16 है, 16 बाई 20 का ये गार्डन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद जो है एक्सरसाइज होती है फिनिश। 2-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो कि बिल्कुल इजी हैं, इससे भी ज्यादा इजी हैं। ये बिल्कुल इजी था हमारे अकॉर्डिंग, और इससे भी ज्यादा इजी है, तो सोच लीजिए कितने सारे इजी क्वेश्चंस हैं। तो आपको उसको जो है सॉल्व कर लेना है। इसके आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कि क्या करना है, क्योंकि इसके आने वाले लेक्चर में मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को बताऊंगा, क्योंकि फिर बहुत सारे मेथड हैं जिसकी मदद से आप 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। किसकी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड के, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आपको सिलेबस में 3 या 4 हैं, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा आने वाले लेक्चर में। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड जाता हूँ, और चलिए ले चुके होंगे। तो और इसके बाद जो है ये जो एक्सरसाइज 3.2 है यहीं पर होती है फिनिश्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टिल कनेक्टेड, स्टिल एजुकेटेड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।